सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। भारत में हर चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र होता है। इसमें लोकसभा के लिए चुने गए सभी सांसदों का शपथ ग्रहण, फिर राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। संबोधन में सरकार के आगे की नीतियों के बारे में राष्ट्रपति जानकारी देती हैं, जैसे इस बार दिया। फिर उस पर होती है लोकसभा और राज्यसभा में बहस। इस बहस में विपक्ष सत्ता पक्ष की नीतियों की खामियों को जगजाहिर करता है। सत्ता पक्ष सरकार की सोच को सही बताता है, यानी दोनों विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि आपकी नीति सही दिशा में नहीं जा रही है, हम आपको एक्सपोज कर रहे हैं। और जो सरकार में होता है वो ये बताने की कोशिश करता है कि देखिए हमारी दिशा ये है, हमारी दशा ये है और हमारा प्लान 5 साल को लेकर ये है। जाहिर है ये जो परंपरा आजादी के बाद बनाई गई उसके पीछे एक मकसद था। जनता सरकार की सोच को, विपक्ष के स्ट्रैटेजी को या विपक्ष की तैयारियों को समझ सके। कुल मिलाकर ये एक तरह से 5 साल तक होने वाली बहस का पहला और महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। और लोकसभा के सबसे बड़े मंदिर में इस पहले पड़ाव से क्या साबित हुआ, आप मुझे बताइए। यही ना कि हम कहें तो सब सुन ले, लेकिन आप कहेंगे तो नारेबाजी करेंगे और वॉकआउट भी। जाहिर तो यही हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में लगभग 18 से ज्यादा घंटे चर्चा हुई है। 18 से ज्यादा 68 सांसदों ने इस पर चर्चा की या उसमें भाषण दिया, अपनी बात रखी। 50 सांसद ने अपने भाषण लिखित रूप में दर्ज करवाए, रिकॉर्ड। यानी कुल मिलाकर 118 सांसदों की इस चर्चा में भागीदारी रही। अब जरा राज्यसभा की बात कर लेते हैं, ये तो लोकसभा की बात। राज्यसभा में क्या हुआ? राज्यसभा में 21 घंटे की बहस हुई और इस 21 घंटे में 76 सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया, यानी अपनी बात रखी, उनको भाषण देने का मौका दिया गया, संबोधन करने। जाहिर है दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा और घेरना भी चाहिए। विपक्ष का काम कि आप सरकार की खामियों को जग जाहिर करें, जनता के सामने रखें। लोकसभा में पहली बार की संवैधानिक जिम्मेदारी कौन निभा रहा है इस वक्त? वो उस पद पे कौन विराजा हुआ है? राहुल गांधी, एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्होंने ये काम किया। 90 मिनट तक सरकार को घेरा और घेरना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने 29 मिनट तक अपनी बात रखी। राज्यसभा में अनुभवी नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 1 घंटे 24 मिनट तक अपना भाषण सुनाते रहे। अपने भाषण में सरकार से हर तीखे सवाल किए, लेकिन जब बारी आई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो चाहे लोकसभा हो कि राज्यसभा, उनको बोलने नहीं दिया। पूरी कोशिश की हैकल करने की, इंटरप्ट करने की। राज्यसभा में आपने देखा आज विपक्ष का हिट एंड रन। लोकसभा में जमकर नारेबाजी, जमकर वेल में उतरकर। तस्वीरें भी आ गई हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से, आपने देखा ओम बिरला स्पीकर उनको कह रहे थे आप डायरेक्शन दे रहे हैं कि वेल में जाइए, हो हंगामा कीजिए। और वो तस्वीरें आज सबने देखी भी। राहुल गांधी अपने तमाम सांसदों को, इंडिया गठबंधन के तमाम एमपीज को कह रहे थे कि जाइए नारेबाजी कीजिए और जोर से, और जोर से। लोकसभा में पीएम मोदी के 133 मिनट के भाषण के दौरान लगातार विपक्ष नारेबाजी करता रहा। और आज 12 बजे राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देना शुरू किया। ऐसा लगा कि यहां थोड़ा शांति से सरकार की क्या सोच है और आने वाले 5 सालों में वो क्या खाका देश का तैयार करके रखे हुए हैं, अपने पन्नों पर बताइए। 111 मिनट तक अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी, लेकिन विपक्ष ने पीएम के भाषण के 31वें मिनट पर ही वॉकआउट कर दिया। और वो वॉकआउट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यानी सवाल तो हम पूछेंगे, लेकिन जवाब सुनने का मादा हम नहीं दिखाएंगे। क्यों भाई? आज सुबह कांग्रेस सांसद परिणीति
शिंदे मीडिया के सामने आई, तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके कहे मुताबिक कि हमने तो 60 सेकंड मांगे थे बस स्पीकर से, केवल 60 सेकंड, ताकि एलओपी मणिपुर पर अपनी बात रख सके। तो 1 मिनट अगर एलओपी को नहीं बोलने दिया तो आप 133 मिनट तक हंगामा करेंगे, हो हल्ला करेंगे, क्या लॉजिक है? खैर, विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद पीएम मोदी ने विपक्ष के उठाए हर सवाल का जवाब दिया। अब आप कहेंगे कि हम कैसे मान लें? 133 मिनट हो सकता है भाषण आपने ना सुना हो, 111 मिनट आज राज्यसभा में उन्होंने अपनी बात रखी, हो सकता है आपने ना सुनी हो। हम आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार कल विपक्ष क्या मांग कर रहा था? मांग कर रहा था मणिपुर पर बात। मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने क्या बात रखी? हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर 10 मिनट से ज्यादा तक बात रखी। सेकंड मुद्दे पर आ जाइए, किसान। क्या किसान के मुद्दे पर विपक्ष के सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया? हाँ, जवाब है दिया। रोजगार, बार बार आरोप लग रहा था कि रोजगार पर यह सरकार नहीं बोल सकती है, आंकड़े नहीं है। क्या बात रखी पीएम ने? हाँ, पीएम ने रोजगार के मुद्दे को भी एड्रेस किया है, उस पर भी सरकार क्या कर रही है बात रखी। गरीबी पर क्या उन्होंने कुछ कहा? हाँ, गरीबी पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। अग्निवीर पर जो सवाल विपक्ष ने उठाए थे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर पर अपनी कोई बात रखी? हाँ, रखी उन्होंने अग्निवीर के मुद्दे पर भी, फैक्ट्स रखे हैं। नीट पेपर लीक, कहा सरकार इससे भाग रही है, इस मुद्दे पर कुछ कहने को राजी नहीं है। लोकसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी थी और आज राज्यसभा में भी नीट पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। संविधान, बार बार कह रहे थे ना जय संविधान, और संविधान की जय सबको करनी चाहिए, जयकारा सबको लगाना चाहिए, लेकिन संविधान में लिखी बातों को भी अमल में लाना चाहिए। संविधान को लेकर विपक्ष ने यह कहा था कि ये सरकार आई तो संविधान बदल देगी, नेस्तनाबूद हो जाएगा। संविधान पर जो भी आरोप लगाए गए सरकार पर, क्या उन आरोपों का जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में? हाँ, दिया। जिन मुद्दों को 39 घंटे की बहस के दौरान उठाया गया, उन सभी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। मणिपुर पर पीएम ने पूरे आंकड़े और तथ्यों को आज राज्यसभा में रखा। सरकार की तरफ से मणिपुर में क्या क्या किया जा रहा है वो सदन को बताया। मैं आपके सामने वो बयान रखना चाहती हूं। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए। तो इस बार आम चुनाव में सबसे ज्यादा किसी एक शब्द का जिक्र विपक्ष ने अपनी चुनावी रैलियों में किया तो वो था संविधान, संविधान की रक्षा। ये मुद्दा विपक्ष को बहुत बहुत कह सकते लगते जिगर, दिल के बड़ा करीब था। विपक्षी सांसदों ने शपथ ग्रहण के दौरान भी संविधान की किताब हाथ पे रखी थी। अच्छा लगा। इस मुद्दे के इर्द गिर्द राहुल गांधी ने अपने पूरे भाषण को भी रखा। सबने बहुत संजीदगी से सुना। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान की रक्षा को लेकर खूब जोरदार भाषण दिया, खूब वाहवाही भी बटोरी। आज बारी पीएम मोदी की थी। पीएम ने आज संविधान की पूरी परिभाषा विपक्ष को समझाई, लेकिन विपक्ष क्या सुनने को राजी था? अगर संविधान की रक्षा का चुनाव था तो देशवासियों ने संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य पाया है। संविधान की रक्षा के लिए देशवासियों को हम पर भरोसा है। कहां अगर संविधान की रक्षा को कोई कर सकता है तो यही लोग कर सकते हैं। अब भाई सीधा सा सवाल है देश की जनता से भी, यहां मौजूद सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी, जो विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखने के लिए आए वो भी, बस एक बात बता दें, देश की जनता को सवाल सुनना जरूरी है, लेकिन क्या सवालों का जवाब नहीं सुनना चाहिए? क्या विपक्ष सिर्फ सवाल उठाएगा और उसके बाद हिट एंड रन पॉलिसी अपनाएगा? आज गूंज इसी मुद्दे पर और सारे खास मेहमानों का मैं यहां अभिवादन करूंगी।
जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले स्टूडियो में हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया आपसे कुछ दिन पहले ही, अभी इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले बैलगाड़ी में सवार सड़कों पर नजर आ रहे थे। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ तहसीन पूनावाला आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आपको इस वक्त शिवसेना उद्धव गुट से आनंद दुबे जी भी नजर आ रहे हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ एलजेपी रामविलास पासवान वाली पार्टी से अरविंद वाजपेयी जी नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। सवाल पूछे, बड़ा अच्छा लगा। इतने वक्त तक आपने सरकार को घेरा, लोकतांत्रिक तरीके से, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब जवाब देने की बारी आई तो भाग क्यों गए? देखिए, सबसे पहले तो जो हाथरस में घटना हुई है, जैसे 100 से ज्यादा हमारे लोगों की जो भगदड़ में मौत हुई है, ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील और बहुत ही हृदय को पीड़ा देने वाली घटना है। बिल्कुल सही। और जिससे मुझे है कि किसी को का मन बहुत दुखी होगा इस घटना को लेके। तो मैं उन सभी जो हमारे साथी हमारे बीच में अब नहीं रहे, उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये भी साथ में कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उसका जो प्रशासन होता है, उनको भी कम से कम सद्बुद्धि तो दे कि इस तरह की जब घटनाएं, जहाँ पे इस तरह का जब प्रोग्राम हो रहा हो, तो वहाँ पे प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था और वहाँ का पानी, वहाँ पे किस तरह से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की इस तरह व्यवस्था वहाँ पे वो किया करे हमेशा, तो कम से कम हमारे लोगों के जान मान की सुरक्षा रहेगी। ये जिम्मेदारी से मुझे लगता है प्रशासन को, सरकार को निभाना चाहिए। वो हम वैसे तो बहुत ख्याल रखते हैं हर चीज का। अगर हम कोई 10 आदमी की भी बात करेंगे तो 144 धारा लगा देते हैं, लेकिन जब यहाँ 80-80 हजार लोग या 2-2 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हो, तो सरकार की मॉरल जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी वहाँ बनती है। क्योंकि जिम्मेदारी नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में फेल हुए हैं। ये बहुत दुख की बात है। जहाँ तक आपने पार्लियामेंट की बात की है, पार्लियामेंट चलाने की भी जिम्मेदारी सरकार की होती है, पार्लियामेंट को ऑर्डर में लाने की भी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सत्ता पक्ष सिर्फ और सिर्फ शिकायत के मोड में रहता है, वो विपक्ष को कटघरे में रखता है, विपक्ष की बात करता है। विपक्ष की बात क्यों करता है सत्ता पक्ष भाई? सत्ता में जनता ने आपको चुना है, अब जनता की बात क्यों नहीं करते? जनता आपसे कह रही, विपक्ष आपसे क्या कहता है? मेरी बात मत कीजिए, आप जनता की बात कीजिए, जनता के दुख दर्द की बात कीजिए, जनता की परेशानी की बात कीजिए। लेकिन आप विपक्ष में व्यक्तिगत हमले करते रहते हो। अरे भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा कोई लड़ाई नहीं है। हम जनता के मुद्दों को लेकर उनसे लड़ते हैं। व्यक्तिगत झगड़ा किसी से थोड़ी किसी का। भाई, हम जनता के मुद्दों को लेकर आपसे हिसाब मांगते हैं कि आपने जनता के मुद्दों पे वोट मांगा, जनता के ने आपको सरकार 10 साल इसके पहले दी थी, आप जनता को मैंने आपको पूरा मौका दिया। अरे जनता के सवाल पूछेंगे, वो जवाब सुनने का मादा भी तो रखेंगे ना। आप हूटिंग करते रहेंगे, नारेबाजी करते रहेंगे, हो हल्ला करते रहेंगे। अरे 10 सेकेंड और। जब जनता का मुद्दा, आपको पता है कि पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा है जिसमें 25 लाख बच्चों का भविष्य, करोड़ फैमिली उसमें उसके भविष्य अधर में अटका हुआ है। यहाँ लगातार पुल गिर रहे हैं, जिस तरह की लोगों की मौतें हो रही है, जिस तरह से हर जगह आप देखो भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। अगर हम ये बात कर रहे हैं, अगर हम ये बात कह रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है इसी पे बोलने की। सरकार की। अरे अनुराग जी, आप भी वही काम कर रहे हैं जो लोकसभा में आपके सारे सीनियर लीडर्स कर रहे थे। आप मुद्दा उठाइए ना, लेकिन उस मुद्दे को, उस सवाल के जवाब को भी तो सुनिए ना। जैसे आपने पूरी बात सुनी, आपने पूरी बात कही, हम सब ने कायदे से सुना, ठीक है। आपने कहा नीट पर जवाब नहीं दिया पीएम ने, आपने मणिपुर का जिक्र नहीं किया 133 मिनट तक। मणिपुर मणिपुर मणिपुर। अरे मैं सत्ता में नहीं हूं, लेकिन मैं जनता की तरफ से आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर। पीएम को नहीं सुनना चाहेंगे आप? पीएम से तीखे सवाल करेंगे तो जवाब नहीं सुनना चाहेंगे? आप सुनिए। हाँ, तो बोला ना पीएम ने, क्यों नहीं उनको बोलने दिया आप लोगों ने? सांसदों को निलंबित कर दें। यही काम अभी आप यहाँ भी कर रहे हैं डिबेट में। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर देखिए, वहाँ स्पीकर ने ये काम नहीं किया कि माइक ऑफ कर सके, लेकिन मैं ये काम करूंगी क्योंकि व्यूअर सुनना चाहता है। अगर आप नीट पर, पेपर लीक पर, अगर आप उस सत्संग में हुई मौत पर, अगर आप मणिपुर पर सवाल पूछ रहे हैं, तो सरकार के नुमाइंदे की तरफ से, बीजेपी की तरफ से क्या जवाब है? मैं आपकी आवाज बंद करूंगी सर, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपके उठाए सवाल का जवाब दिया जाए। सुधांशु जी।
देखिए, भदौरिया जी को शायद रुकिए जानकारी भदौरिया नहीं है या वो अपने वही पूर्वाग्रहग्रस्त स्टाइल में बोलना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, राष्ट्रपति का अभिभाषण पर राज्यसभा में 21 घंटे का समय तय था, 21 घंटे, और जिसमें विपक्ष को 11 से 12 घंटे बोलने का अवसर मिलने वाला था। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने कंटिन्यूअस मणिपुर पे नारा लगाया। आज डिजिटल जमाना है ना, विपक्ष के लोगों ने कुल मिला के बोला कितना मणिपुर पे? 2% समय भी नहीं दिया बोलने पे, और नारा लगाने में 100% समय। यह दर्शाता है कि आपको उस मुद्दे के ऊपर प्रश्न उठाने और न प्रश्न का उत्तर सुनने में रुचि है। आपका उद्देश्य वहां पर केवल हल्ला मचाना था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज ही प्रधानमंत्री जी ने इस विषय के ऊपर जब राज्यसभा में बोलना शुरू किया, ठीक वही हरकत, राहुल गांधी जी बोले, सब लोगों ने शांति से सुना। खड़गे जी बोले, सब लोगों ने शांति से सुना राज्यसभा में। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बोले, पूरे टाइम नारेबाजी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी बोले, थोड़ी देर सुना, उसके बाद नारेबाजी और उसके बाद बहिर्गमन। पिछले भी सत्र में याद करिए, चुनाव से पूर्व का जो सत्र था, प्रधानमंत्री जी बोलते रहे, नारेबाजी करते रहे। अरे भाई, आपने सवाल पूछा तो सवाल के जवाब का इंतजार भी तो करिए। और मणिपुर में प्रधानमंत्री जी ने तो बताया कि एक छोटा सा राज्य जिसमें 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, एकमात्र राज्य जहां 93 से 98 5 साल तक ब्लॉकेट रहा, वो सारी परिस्थितियां और वर्तमान समय में सरकार किस प्रकार से काम कर रही, बात किया। नीट के ऊपर जवाब दिया। आपको नीट पे बोलना था। उस 21 घंटे में जो 10-11 घंटे आपके थे, कितना घंटा बोले आप नीट पे, बताइए। मतलब बोलना नहीं है, चिल्लाना है, यह गलत बात है। सदन बोलने के लिए होता है, चीखने चिल्लाने के लिए नहीं होता। मैं मौका दूंगी, बीच में नहीं, बीच में नहीं, इनसे बस इतना पूछ लिए, मणिपुर की घटना कब से चल रही है? अरे क्यों नहीं सर, अब तक वहाँ पे मणिपुर की शांति हो घटना पाई? पर इसका आप चर्चा बताइए ना। कीजिए ना, दिक्कत आप नहीं कह है, रहे थे लेकिन उसमें आप सवाल मत बोलने करो। दे तब ना। मुझे आप तो मत बोलने करो। ही नहीं देते, प्रॉब्लम ये है। अरे भैया, आप कितने पीएम ने महीने 10 हो गए? मिनट मैं तक वो भी बोला, जवाब सुना भी है मणिपुर आपने कब से मणिपुर चल पर। रहा है? अरे मैं मणिपुर कब से चल रहा है? रुबिका जी, कब से चल रहा है मणिपुर? मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, आप मुझे बताइए कब से चल रहा है, आप मुझे बताइए कब से चल रहा है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। सुधांशु जी, अच्छा सुधांशु जी बताइए भाई, कब से चल रहा है मणिपुर? भदौरिया जी, बिल्कुल एक लाइन भाई। देखिए, मणिपुर की घटना हुए 1 वर्ष से ऊपर का समय हो गया, मई से। मगर मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर को लेकर दिल्ली में इतना बवाल हुआ, इंफाल में कोई प्रदर्शन क्यों नहीं होता? मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं सवाल उठाते? इसका अर्थ यह हो गया, मणिपुर की घटनाओं के लिए कोई संवेदनशीलता नहीं है। मणिपुर प्रदेश से कोई संवेदनशीलता नहीं है, दिल्ली में बवाल करना है। बताइए, वरना मुझे बताइए, भदौरिया जी बताइए, 1 साल हो गया, एक प्रस्ताव बताइए जो आप विधानसभा में लाए हो, मणिपुर विधानसभा में एक प्रदर्शन बताइए जो इंफाल में किया हो। दिल्ली में हम लोगों ने बहुत सुना। यह दर्शाता है कि आपकी हकीकत क्या है और सियासत क्या है मणिपुर को लेकर। ओके, अभी आप सुनिए जवाब नहीं तो सुन लीजिए। अनुराग, नहीं, इनके पास 20 जवाब तो सेकंड, सुन 20 लीजिए। सेकंड, फिर इनकी मेरे दिक्कत- बाकी इनकी मेहमान। दिक्कत क्या है पता क्या? इनके साथ दिक्कत क्या है? इनके साथ दिक्कत है कि मणिपुर के मामले में इन पे कोई जवाब नहीं, महिलाओं के अत्याचार पे कोई जवाब नहीं, नीट परीक्षा लीक होगी उस पे कोई जवाब नहीं, यहाँ पे किस तरह किसानों के जो किसान परेशान है उसकी एमएसपी गारंटी मिल रही, कोई जवाब नहीं। इनका जवाब किस चीज का पता है? विपक्ष पे आरोप लगाना। विपक्ष पे आरोप लगाने का आपका जवाब है, विपक्ष पे आरोप लगाते रहे। प्रभु, ये हम आपको पार्लियामेंट में इसलिए भेज रहे हैं कि आप जनता के मुद्दों पे बात कीजिए। आप जनता के मुद्दों पे बात नहीं करते, आप विपक्ष को जनता कर के रहे हैं। मुद्दों पर ही बात हो रही थी। मुझे नहीं पता कि आपने भाषण के कितने मिनट सुने हैं। अब वहाँ तहसीन पुनावाला भी हमारे साथ है। तहसीन पुनावाला, मैं डिबेट को आगे ले जा रही हूँ। सवाल ये है तहसीन कि आज तो ये पहला पड़ाव है। क्या इसी तरीके से विपक्ष बार बार हैकल करता रहेगा? वो राहुल गांधी की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें वो उकसा रहे हैं, कह रहे हैं वेल में जाइए। मतलब ये सीरियसनेस है। आपने सवाल पूछा है तहसीन, मान लीजिए मैं आपसे कोई सवाल पूछ रही हूँ तो उसका जवाब सुनूंगी ना, कि नहीं वॉकआउट कर जाऊंगी? रुबिका जी, थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। थोड़ा सा कि राहुल गांधी जी राज्यसभा में नहीं है जहाँ पे वॉकआउट हुआ, लोकसभा में अलग विजुअल से, लेकिन ये मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूँ। लेकिन बड़ा चेहरा जी, लोकसभा में, हाँ, लोकसभा की बात कर रही हूँ। उकसा रहे थे ना वो। जी, मैं आ रहा हूँ। मैं आज आपको ये भी नहीं कहूँगा, माननीय सुषमा स्वराज जी, स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी ने ये कहा था, मैं कोट कर रहा हूँ वर्बैटम, IBN के वेबसाइट से लिया हुआ है उनके न्यूज में, कि पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना लोकतंत्र का एक जायज हथियार है। मैं वर्बैटम कोट कर रहा हूँ, मैं इसको आज वो भी नहीं कहूँगा। या वो करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार, वो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये सारी दिक्कतें शुरू कहाँ से हुई, हम उसमें जाए, जड़ में जाए। अगर आप कहते हो, और चलो मैं से अगर इत्तेफाक भी रखो कि विपक्ष को वेल में नहीं आना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री को, और मैं एक ओल्ड फैशन व्यक्ति हूँ, मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री की और ट्रेजरी बेंचेस की बात ही सुननी चाहिए। तो बात कहाँ से शुरू हुई? फ्राइडे को जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया गया, इसके बाद जितना भी झूठ बोला गया कि स्पीकर साहब के हाथ में है नहीं है, एक बात तो जरूर है
कि वर्तमान स्पीकर जो पहले भी स्पीकर थे ओम बिरला जी, ये भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में पेश आते, ना कि हाउस के स्पीकर के रूप में, और इससे दिक्कत है। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक बंद करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। रूबिका जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, आपने हमेशा पार्लियामेंट कवर किया। कब सुषमा स्वराज जी या अरुण जेटली जी का माइक बंद हुआ था? कब हुआ था माइक बंद? विपक्ष, आप बोलो कि आपने नीट का रेजोल्यूशन क्यों ला रहे, आप मत लाइए नीट का रेजोल्यूशन, आप प्रेसिडेंट के स्पीच को पहले समाप्त होने दीजिए, इस पे मोशन ऑफ थैंक्स, उसके बाद लाइए। ये सारी बात पे हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक किसने बंद किया, कैसे बंद किया माइक, किसने बंद किया? तहसीन पुनावाला जो सवाल कर रहे हैं, सुधांशु जी जवाब दीजिए। दूसरी एक और लाइन सुधांशु जी, माफी चाहता हूँ सुधांशु जी। स्पीकर ने ओम बिरला जी, जो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में पेश आते हैं, उन्होंने वादा किया था कि हम नीट पे स्पेशल डिस्कशन करेंगे, आप रेजोल्यूशन मत लाइए, हम स्पेशल डिस्कशन करेंगे। फिर क्यों नहीं किया स्पेशल डिस्कशन? आया हाउस के एजेंडा में, क्यों नहीं किए? 24 लाख बच्चों पर क्यों डिस्कशन नहीं किए? क्योंकि आपका एजेंडा था एनटीए चेयरमैन को बचाना और एजुकेशन सेक्रेटरी। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन प्रोसेस है ना स्पीकर। क्या प्रोसेस है? संवैधानिक पद है। 24 लाख क्या संवैधानिक? तो संवैधानिक पद है, आपके मन में जो आएगा वो आप स्पीकर के लिए थोड़ी बोलते चले जाएंगे। क्या प्रूफ है आपके पास? उनके बारे करें मेरे पे एक्शन। सुधांशु जी जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं तहसीन भाई, जब आप हमारे पूर्ववर्ती नेताओं का नाम लें तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी कितनी बार वेल में गए? खड़गे जी वेल में आ गए। सुषमा जी और अरुण जेटली जी का उकसाते हुए कोई फोटो दिखाइए, और कोई फोटो दिखाते हुए फोटो दिखाइए संसद में, कोई फोटो दिखाते हुए दिखाइए, और कोई आंखों से इशारा करते हुए दिखाइए। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिम्मेदार विपक्ष के रूप में आचरण करना सीखिए। और जो आपने कहा नीट पे आपको बोलना था, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में नीट का और छात्रों की समस्याओं का उल्लेख किया था, आप उसको मुद्दा बना के बोल सकते थे। मैं फिर पूछ रहा हूं, 11 घंटे 12 घंटे के लोकसभा और राज्यसभा में डिजिटल डाटा में निकाल के दिखाइए कितने मिनट नीट पे बोला विपक्ष के नेताओं ने कुल मिलाकर? नहीं बोला। मतलब हल्ला मचाना है, बोलना नहीं है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं, जब आपके पास इतना समय था तो आपको बोलना चाहिए था। और फिर यह भी बात समझिए, जब उस विषय पे सरकार ने एनटीए चीफ को हटा दिया, नंबर 2 सीबीआई की इंक्वायरी सेटअप हो गई, नंबर 3 कई जगहों पे धरपकड़ हो गई, नंबर 4 मामला कोर्ट में विचाराधीन है, 8 जुलाई को आना है। तो अब आप ये बताइए, यदि सर्वोच्च न्यायालय ने मामला अपने हाथ में ले लिया है तो उसके ऊपर संसद में क्या डिस्कशन होना चाहिए? और कौन है जो अपने विवेक को सर्वोच्च न्यायालय से? सुधांशु जी, अब बड़ा सवाल यह है कि बार बार आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ सदन को चलाने की जिम्मेदारी बड़े तौर पर आपकी है। आप बस तहसीन पुनावाला, मैं आ रही हूँ आपके पास। ये पहला पड़ाव है। अभी अगर आप नहीं तो फिर ये आगे हमें यही देखने को मिलेगा क्या सुधांशु जी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये कहा जैसे यहां पर इस डिबेट का संचालन करने की जिम्मेदारी आपको है। अब अगर कोई लगातार चीखता चिल्लाता रहे तो या तो आप उसको रोकेंगी, आप उससे रिक्वेस्ट करेंगी, रिक्वेस्ट नहीं मानेगा तो आपको उसको डिबेट से बाहर करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी ने बोला कि एक बालक के समान जो उच्छृंखलता होती है, जो उद्दंडता होती है, वो अगर विपक्ष के नेताओं में और नेता प्रतिपक्ष में दिखाई पड़ रही, जैसे क्लास टीचर का काम है क्लास चलाना, अब कोई बच्चा लगातार उद्दंडता करता चला जाए तो फिर क्लास टीचर को अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब बाकी क्लास चल पाएगा। अब ये कोई नहीं कर सकता कि एक लड़का जो है वो मेज के ऊपर खड़े होकर नृत्य करता रहेगा और फिर कहेगा टीचर की जिम्मेदारी है क्लास चलाना। 10 सेकंड में अपनी बात, मेरे 3 और मेहमान हैं जिनको अपनी बातें रखनी है। थैंक यू रूबिका जी। मैं सुधांशु जी की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। कोई पार्लियामेंट कोई क्लास नहीं है, ना ही ओम बिरला जी कोई हेडमास्टर या स्कूल टीचर है। ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ पर विपक्ष को वो पूरा मौका दिया जाता अपनी बात रखने का। नीट के ऊपर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। नीट पे जब विपक्ष के नेता और अखिलेश यादव जी दोनों इस पर बातचीत करना चाहते थे, ओम बिरला जी ने कहा हम इसको स्पेशल टाइम अलॉट करेंगे। फिर स्पेशल टाइम अलॉट क्यों नहीं किया? फिर आप कहते हो कि कितने देर बाद की, पहले आप ही कहते हो हम इस पर स्पेशल डिस्कशन करेंगे, रेजोल्यूशन मत लाओ। जब रेजोल्यूशन नहीं लाया गया, माइक बंद किया गया, भाई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पहले धन्यवाद प्रस्ताव होगा ना, वही प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद पहले ठीक से हो जाने दीजिए ना। सुधांशु जी बस एक सेकंड, सुधांशु मान ली, बस एक ही लाइन। ओके हाँ, तहसीन भाई चलिए, अब मैं मान लिया। पिछले लोकसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दे पर ही लाया गया, और चुनौती तो कहता हूं मणिपुर पे 5% नहीं बोला गया। सारा डाटा उठा के देख लीजिए।
मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और विपक्ष ने 5% नहीं बोला मणिपुर पे। बस इतना ही मुझे कहना था। कोई ऑलराइट, मैं अब डिबेट को आगे ले जा रही हूँ। 3 मेहमान लगभग 15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। आनंद दुबे जी, ये बताइए, ये मणिपुर सिर्फ बहाना है? सिर्फ बहाना है? सुनिए तो सही कि सरकार कहना क्या चाहती है। रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो भगदड़ की दुर्घटना हुई उसमें करीब करीब 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन सभी के लिए, उनके परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना हम प्रकट करते हैं। रूबिका जी देखिए, ऐसा है कि इस बार का विपक्ष कमजोर नहीं है। इस बार का विपक्ष बहुत मजबूत है, ताकतवर है। लोकतंत्र की जनता ने हमें एक मैंडेट दिया है कि हम विपक्ष में ताकतवर ढंग से जनता की आवाज उठा सके। प्रधानमंत्री जी सदन को चलाने में लेकर कहीं न कहीं असफल हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी को आदमखोर बता रहे हैं। पहली बार सुन रहा हूं कि एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों के मुंह में खून लग गया, आदमखोर की तरह रवैया करते। फिर प्रधानमंत्री जी नेता प्रतिपक्ष को कह रहे हैं कि ये बालक बुद्धि है। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी गरिमा है, एक संवैधानिक पद है। ठीक उसी तरह विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष भी एक संवैधानिक पद है। उनके भी गरिमा का ख्याल रखिए, उनको भी विश्वास में लीजिए, उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करिए। ये प्रधान परजीवी पर आप बोल रहे हैं ना, आदमखोर। ये आदमखोर आपने कहां से बोला? प्रधानमंत्री जी ने परजीवी कहा आदमखोर कि वर्ड कांग्रेस कहाँ है? पार्टी सदन की आदमखोर हो कार्रवाई गई में। है। अरे सर, परजीवी बोला है, आदमखोर थोड़ी अगर- बोला है। आदमखोर तो इंसान खाना, परजीवी होता है पैरासाइट, जो जो किसी पर लगकर उसका खून चूस ले या उसे आप खत्म अपने कर दे। पीसीआर टीम को बताइए, आप अपने जैसे आप आपके अपने पर पीसीआर चढ़ के टीम आपसे को बड़ी पार्टी बताइए, हो। वो प्रधानमंत्री जी का लोकसभा में अभिभाषण के समय का भाषण सुनाए। अगर उन्होंने आदमखोर नहीं कहा है तो मैं क्षमा मांगूंगा, और अगर उन्होंने कहा है तब आप मेरी बात को नोट कीजिए। ठीक है, मैं नोट कर लेती हूँ। सुधांशु जी, बहुत गंभीरता अदब से मैं कह रहा हूँ। आनंद जी कह रहे हैं आदमखोर तक बुला सुनिए, दिया मेरी है। बात अच्छा, सुनिए। पहले आप सवाल- फिनिश कर लीजिए, बात नहीं, फिनिश कर लीजिए। देखिए, आनंद जी बोलिए। रूबिका जी, पहले मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मणिपुर की घटना हो चाहे नीट पेपर का लीकेज हो, हर विषय पर विपक्ष आपसे जवाब मांगता है। आप सदन में खड़े होकर 5 मिनट के जवाब से संतुष्टि हमें नहीं दे सकते। आपने इन 1-1.5-2 वर्षों में क्या किया मणिपुर के लिए? आपको तो यही लगा होगा कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष हमारा क्या कर लेगा, विपक्ष अपनी बात कहते कहते थक जाएगा, हमें जो करना है हम तो वही करेंगे, हम तो अहंकारी प्रवृत्ति ही निभाएंगे, हम तानाशाही प्रवृत्ति ही निभाएंगे। लेकिन रूबिका जी, विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, विपक्ष हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। विपक्ष के ऊपर दायित्व है। जनता ने 140 करोड़ लोगों में से कई करोड़ लोगों ने हमें भी मतदान किया है। सीटों का 19-20 हो सकता है, लेकिन हम भी एक जिम्मेदार पदों पर हैं। हम आपसे सवाल पूछेंगे। आपने अगर नीट पे चर्चा कर ली होती तो कौन सा ऐसा आपका अहंकार कम हो जाता, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती। आज करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य आपने अधर में लटका दिया। आनंद जी, फिर आप मुझे रूबिका जी कहेंगी प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं लेकिन विपक्ष सुनता नहीं है। यही तो कहेंगे ना? नहीं, यही नहीं कहूंगी। यही मुझे ये कहेंगी बताइए ना, कैसे इसका हल कैसे निकलेगा? प्रधानमंत्री, सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के बाकी तमाम जो एमपीज हैं और उनकी जो सहयोगी पार्टी हैं, उनके एमपीज हैं, वो क्या करें कि आपके जी को तसल्ली मिल जाए? मैं कह रही हूं, आप मजबूत हुए हैं, आपको खूब सारी मुबारकबाद। अब आप एकदम इनको लाइन पर, ट्रैक पर रखेंगे, उसके लिए भी आपको खूब सारी शुभकामनाएं। लेकिन ये क्या हुआ? मैं खेलूंगा, चौके छक्के मैं ही लगाऊंगा, बल्ला मेरे ही हाथ में रहेगा, और जहां इनकी बारी आएगी मैं बल्ला छोड़कर भाग जाऊंगा। रूबिका जी 10 सेकंड। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाकर वहां 24 घंटे बिताकर वहां के दोनों समुदायों के जिनके बीच में झड़प हो रही है उनसे बातचीत किए क्या? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं सुधांशु भाई से। प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए, 24 घंटा बैठे, बहुत गंभीरता से विषय को लिया, अपनी संवेदना प्रकट की और दोनों ग्रुपों को बिठाकर बातचीत की। ऐसा एक भी वीडियो, ऐसी एक भी कहानी अगर हो तो हमें बताइए। आनंद जी, आपके सवाल का जवाब सुधांशु त्रिवेदी देंगे। लेकिन ऐसा है कि मणिपुर की हिंसा पहली मर्तबा नहीं है, उससे पहले के दौर में 6-6 महीने तक हिंसाएं हुआ करती थी। कितने प्रधानमंत्री चले गए हैं? 2 साल तक लगातार हिंसा चली है। कितने प्रधानमंत्री चले गए हैं?
तब अगर आप इस तरीके से सड़कों पर उतर कर आए होते, हम आज पे तब बात मैं ये करते हैं। कहती, आनंद पंडित दुबे जी, नेहरू जी को आप मत लोगों को लाइए। प्रॉब्लम ये है पंडित ना नेहरू जी कि की गलती नहीं है। हमने जो किया है उस इंदिरा पर जी कोई की बात गलती ना करें। नहीं है। लेकिन चूंकि अब हो रहा है, हम नहीं होने देंगे। और सर, आप आज पे ये- बात ये नहीं क्या- करवाएंगी? ना आज बिल्कुल कराऊंगी, आज पे बात नहीं होगी? आज पर करूंगी आज बात। देश क्यों नहीं 2024 में है, इसीलिए तो कह देश रही हूं कि जब वर्तमान की सवाल बात कर रहा पूछ है, तो सुनिए देश ना। भविष्य को सुधांशु जीना जी, चाहता 30 है। सेकंड आप उसके बाद 50 मेरे साल दो और पहले ले मेहमान। जाएंगी। बस 30 सेकंड में 30 बात सेकंड रख में। लीजिए प्लीज। शायद हमारे विरोधियों ने आज प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना। उन्होंने स्पष्ट बताया कि गृह मंत्री अमित शाह जी 3 दिन जाके रहे और गृह राज्य मंत्री हफ्तों रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम कई हफ्ते रहे और जाकर संवेदनशीलता के साथ उस विषय के ऊपर समाधान निकालने का प्रयास किया। मगर मैं विरोधियों को बताना चाहता हूं, 267 नियम के तहत आप कह रहे हैं कि हमें विशेष प्रावधान होना चाहिए, विशेष प्रावधान के तहत डिस्कशन करना चाहिए। तहसीन भाई और आनंद दुबे जी दोनों से कहना चाहता हूं, नियम 267 में उत्तर देगा विभागीय मंत्री, यानी नीट पे उत्तर देंगे धर्मेंद्र प्रधान, और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उत्तर देंगे प्रधानमंत्री। तो आपको प्रधानमंत्री का उत्तर नहीं सुनना है, हमें 267 में बहस चाहिए जिसमें मंत्री उत्तर देगा, और 267 में 4 दिन बहस नहीं होती, इसमें 4 दिन डिस्कशन हुआ है। बताइए 267 में कोई उदाहरण जिसमें 4 दिन तक डिस्कशन हुआ। इतना लंबा समय मिल रहा है, प्रधानमंत्री उत्तर देने को तैयार है नहीं, मगर बवाल करना है मुझे उस नियम के लिए जिसमें केवल मंत्री को उत्तर देना है। सुनिए तहसीन, रुबिका जी, 10 सेकंड मैं में इसका जवाब जवाब दे दीजिए, देता हूं। फिर अरविंद जी भी हैं और हर्षवर्धन जी। 10 सेकंड में जवाब दीजिए। ये नहीं, मुझे जो आरोप आप पर मुझे लगा दो है, चीज इधर उधर बतानी की है। नहीं, नहीं, मुझे दो चीज बात नहीं, मैं है, दो पहले- चीज कहना चाह रहा पहले नहीं, मैं दो चीज अभिभाषण पर नहीं, मैं दो धन्यवाद चीज प्रस्ताव। मैं उसी पर कहना, दो 268 चीज का जो कहना जिक्र किया उस पर। नहीं रुबिका जी, मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। एक मणिपुर पर, फिर मैं इन्हीं पे कहूंगा। 2 चीज बहुत जरूरी है। बार बार मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग भाजपा को बचाने की कोशिश करते हैं या उनके समर्थक होते हैं कि यार पहले के प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं किया, पहले के प्रधानमंत्री ने वो नहीं किया। आप रुबिका जी बताइए मुझे कोई और उदाहरण किसी और सूबे का, इंक्लूडिंग कश्मीर और पंजाब, जहां पर 4500 AK-47 छीने गए थे और उसके बाद आधार कार्ड रखकर छीने गए थे। आप दूसरा उदाहरण बताइए। आप मुझे कोई और सूबे का उदाहरण बताइए जहां चीफ मिनिस्टर मिजोरम डिलीट 1968 करवाए गए थे, ट्वीट्स डिलीट करवाए गए थे, ट्वीट्स डिलीट करवाए गए थे, करंट चीफ मिनिस्टर के ट्वीट्स डिलीट करवाए थे। किस तरह के ट्वीट्स उन्होंने किया था, और ट्वीट्स को क्यों डिलीट करवाए गए थे, और उसके बाद क्या हुआ? आज दूसरा उदाहरण बताइए, जब नेशनल हाईवे पे पेट्रोलिंग चलती है और मणिपुर राइफल्स और इस पर मैं अलग से डिबेट करूंगी। मैंने आपकी बात सुनी तहसीन, मैंने आपकी बात सुनी और इस पर जवाब ऐसा नहीं है तहसीन। मेरी बात आई, दर्शक नहीं सुन रहे ना। आप नहीं, क्यों नहीं सुन रहे दर्शक, क्यों नहीं सुन रहे? पूरी बात सुनिए ना। लेकिन ऐसा मत कीजिए ना कि मैं सिर्फ आप ही लोगों के साथ डिस्कशन करूं। हर्षवर्धन जी और वाजपेयी जी, वो भी तो आप ही की तरह वक्त निकाल कर आए ना। 3 बार आप बोल चुके हैं, उनको एक बार भी मौका नहीं एक मिला। और चीज कहना चाहता हूँ। नहीं, अभी रुक जाइए तहसीन, प्लीज रुक जाइए। और इसलिए एक ही लाइन नीट के ऊपर हम रेजोल्यूशन लाना चाहते थे। उस रेजोल्यूशन पर प्रधानमंत्री जी का पूरा अधिकार था बात करने की। क्यों आप रेजोल्यूशन अलाउ नहीं किए? यानी कि भाजपा नहीं चाहती थी समाधान वाजपेयी जी रेजोल्यूशन को क्यों रोका? रेजोल्यूशन लाना चाहते थे, मणिपुर पर सच्चाई जानना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने इनके साथ धोखा किया है। रुबिका जी, आपको याद होगा इससे पहले की लोकसभा में बाकायदा इन्होंने चर्चा की डिमांड की थी और टाइम अलॉट किया गया था, और जब प्रधानमंत्री जी ने बोलना शुरू किया था तो ये लोग इसी तरीके से बाइकआउट करके भाग गए थे। तो खाली ड्रामा करना चाहते हैं क्या? नहीं, चर्चा मांगोगे, अपनी बात रख दोगे और जवाब सुनोगे नहीं, और फिर मणिपुर की बात करोगे, और जब मणिपुर की बात करोगे तो बंगाल की बात क्यों नहीं करोगे, या राजस्थान के पिछले महीनों में जो हुआ है उसकी बात क्यों नहीं करोगे? महिलाओं के प्रति अगर असम्मान है, उनके प्रति क्राइम है, सारी महिलाएं बराबर होती हैं। और देखिए मणिपुर में अभी सुधांशु जी ने बिल्कुल सही रिकॉर्ड की बात कही है कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर जी वहाँ बाकायदा रहे हैं, स्टेट होम मिनिस्टर हफ्तों रहे हैं, और सारी रिपोर्ट आई है और नॉर्मल से की तरफ सारी चीज़ें चली गई हैं। और ये समस्या कोई इन सरकार की देन थोड़ी है, ये तो 60 सालों से वहाँ यही हाल रहा है। मतलब क्या चाह रहे हैं आप? संविधान की कॉपी तो हाथ में ले लेंगे और दिखाएंगे, और फिर कंफ्यूज मैन की तरह से धर्म पे आ जाएंगे, शिवजी जी पे आ जाएंगे, उनका अनादर करेंगे, उनके चित्रों को किस तरह से लहराएंगे। मतलब आप अपने आप को तो देखिए ना। अगर आप संविधान की दुहाई देते हो तो रूल बुक से चलेगी पार्लियामेंट में आपने प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान पूरा स्लोगन साउंडिंग करते रहे हैं। मतलब क्या क्या दिखाना क्या चाह रहे हो, क्या मैसेज
ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारी अगर 234 सीटें आ गई हैं तो हम सरकार को काम नहीं करने देंगे। देखिए, सरकार प्रयत्नशील है कि मामला तरीके से चले। मुद्दे पर अगर आए हैं सरकार आप। को कार्रवाई नहीं सरकार करने को दोगे, काम नहीं करने देंगे। काम नहीं करने क्या ये जो वाजपेयी जी कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर आपको ये लग रहा है अनुराग जी कि आप इसी तरीके से शोर शराबा करते रहेंगे क्योंकि अब आप मजबूत हो गए हैं, क्या ये हो पाएगा? देखिए वाजपेयी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मणिपुर तो सालों से जल रहा है, हम क्या करें? इसी तरह से कहिए पर्चा लीक भी सालों से हो रहा है, हम क्या करें? किसान सालों से परेशान है, हम क्या करें? बेरोजगारी सालों से है, हम क्या करें? अरे हमने ये भी कहा है कि नॉर्मल सी कर दी है वहाँ 60%। आधी बातें मत सुनिए, सत्ता में आपने बोला था, आधी क्या बातें वादा मत किया था सुनिए। आपने जब आप सत्ता में आए थे? क्या आप रोने लगे कि हर चीज समस्या तो पहले से, हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते, हम खाली विपक्ष को दोष ठहराएंगे। हम सत्ता में आए, जब सत्ता में नहीं थे तब भी आप, जो सत्ता में विपक्ष बैठा था तब दोषी ठहरा रहे थे आप। अब सत्ता में 10 साल हो गए, तब अब आप सत्ता में हो तो अभी विपक्ष को दोषी ठहरा रहे हो। तो आप रोने वाले सरकार हो, ये कहो ना कि हम लोग भाई कुछ नहीं करेंगे, हम सत्ता में रहेंगे तो विपक्ष को दोषी ठहराएंगे, और जब विपक्ष में रहेंगे तो सत्ता को दोषी ठहराएंगे। हमको ना देश का विकास करना है, ना देश की किसी उन्नति की बात करनी। सीधी सी बात बता दीजिए, 1970 में हमको जीना है, 2024 में भी नहीं जिएंगे, और आने वाले जो हमारे फ्यूचर उसके लिए भी हम कुछ नहीं करेंगे। ना वर्तमान के लिए कुछ करेंगे आप, ना फ्यूचर के लिए आप कुछ करेंगे, बस हम पास्ट में जीते रहेंगे, आपको पुरानी घटनाएं याद दिलाते रहेंगे, उसी मुलझाए रहेंगे। तभी तो विपक्ष आपको अरविंद जी, ये जो आरोप लग रहा है ना कि सरकार जितनी भी परेशानियां हैं उसकी जड़ कहीं और नहीं, सीधा लेकर चली जाती है पुरानी सरकारों पर। अरे सवाल वो नहीं है रूपका जी, सवाल इनसे पूछना पड़ेगा कि इनको घमंड हो गया किसी चीज को। तो प्रधानमंत्री जी ने इनको नाम दिया था घमंडिया का, क्या हमारी ताकत बढ़ गई है, 99 सीट आ गई है, तो अब हम सरकार को काम ही नहीं करने देंगे। भाई ऐसे नहीं चलता है, कंस्ट्रक्टिव काम करना पड़ेगा। विपक्ष का सुनिए ना, अनुराग जी फिर वापस वही काम कर रहे हैं, वही वापस वही काम कर रहे हैं। यहाँ वेल नहीं है, वरना आप यहाँ वेल में भी आ जाते हैं और वही काम करने लग जाते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अरे कौन झूठ कौन सच सर, वो तब होगा ना जब बराबरी का मौका मिलेगा। हर्षवर्धन जी, ये पहला एपिसोड बता रहा है कि मन बना चुका है विपक्ष, उसे किस तरीके से काम करना है वो मन बना चुका है। सवाल पूछते रहेंगे, पुरजोर तरीके से पूछेंगे। पहले हमारे पास कम लोग थे, आज ज्यादा हैं, अब ज्यादा जोर शोर से पूछेंगे, लेकिन जवाब की गारंटी कोई नहीं लेगा। नहीं रुपया, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का झूठ और अराजकता पर राजनीति करने का मन बढ़ गया है, और इसको बहुत ध्यान से देखिए। मैं कह रहा हूँ, और डिबेट ये लोग करते रहेंगे, नेता लोग हैं, अपने अपने पक्ष में सबके पास तर्क हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो क्या हुआ? ढेर सारे झूठ उन्होंने बोले, नेता खड़े हुए, मंत्री खड़े हुए, प्रधानमंत्री को भी खड़े होकर हिंदुओं वाले पर बोलना पड़ा जब उन्होंने हिंदुओं को हिंसक, नफरती, असत्य बोलने वाला कहा। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी 102 मिनट मेरे ख्याल से बोले और पूरा भाषण उन्होंने किया। मल्लिकार्जुन खड़गे भी पूरा बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा में सारे समय नारे लगते रहे, उसके बावजूद प्रधानमंत्री बोले और सब मुद्दे पर बोले, और राज्यसभा में नारे लगाने की स्थिति नहीं थी, शायद सोनिया जी और मल्लिकार्जुन खड़गे उस तरह से नहीं कर पाए, तो एक समय के बाद बाहर निकल गए। ऐसे लोकतंत्र चलेगा क्या? ये जो अराजकता और झूठ पर चुनाव लड़ा गया, चुनाव के वक्त ठीक है, चलिए ठीक है, और कहा जाता है ना कि प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। इस पे अगर नहीं आप काम कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है, इसलिए आपको नहीं दिया है कि जोर जोर से नारा लगा के पीएम को बोला। और सुषमा जी और अरुण जेटली जी के बयान का बार बार उल्लेख किया जाता है। कब सुषमा स्वराज ने या अरुण जेटली ने तत्कालीन प्रधानमंत्रियों के सामने कब इस तरह से भाषण, नारेबाजी की है? जरा मुझे बताइए, राष्ट्रपति के अभिभाषण। झूठ बोलते हैं ये लोग, ये नेता आकर बेशर्मी करते हैं और टेलीविजन पर व्हाट अबाउटरी करते हैं। मुद्दों पर, बहुत से मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहिए। सरकार जो काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। नीट पर और मणिपुर पर देश की जनता भी सरकार से जवाबदेही मांगती, लेकिन जब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष को सुन पाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को सुनने नहीं पाते हैं। ये अमर्यादित जो आचरण है उनका, ये देश देख रहा है और बहुत खराब है। अनुराग भदौरिया, अरे आपसे बार बार एक ही, आनंद जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया, आप लगातार बोल
बोलते रहेंगे, यही करते चल रहे हैं। लगातार बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा। आनंद जी, फिर वापस वही गंभीर सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपका सवाल पूछना जायज है लोकतंत्र में। अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा आनंद जी, तो कौन पूछेगा? नीट पर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? रूबिका जी, सत्संग में मारे गए ये लोगों पर सवाल आप सरकार से नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? मणिपुर पर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? लेकिन बात यह है कि आप हिट एंड रन की स्ट्रैटेजी क्यों अपना रहे हैं? नहीं, रूबिका जी, अभी वाजपेयी साहब ने कहा कि विपक्ष के लोग रणनीति बना रहे हैं कि सरकार को काम नहीं करने दिया जाए। सरकार में आप बैठे हैं, आप अगर किसान भाई बहनों की आय दुगनी कर देंगे तो विपक्ष क्या कर लेगा? आप अगर डॉलर और रुपए के बीच की खाई को कम कर देंगे तो विपक्ष क्या कर लेगा? आप अगर हर साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे तो विपक्ष क्या कर लेगा? आप महंगाई कम कर देंगे तो विपक्ष क्या कर लेगा? आप रसोई गैसों के दाम को ना के बराबर कर देंगे तो विपक्ष क्या कर लेगा? आप पेट्रोल डीजल के दाम 20 रुपए के नीचे लाएंगे तो विपक्ष क्या कर लेगा? विपक्ष आपको काम करने से नहीं रोक सकता। ये भ्रम और ये अफवाह न फैलाइए। आप जुमलेबाजी करेंगे, आप धोखाधड़ी करेंगे, तभी आपको विपक्ष घेरेगा। अगर आप काम करेंगे और जनता के लिए करेंगे और जनता खुश हो जाएगी, जनता आपको बार बार चुनेगी, तो विपक्ष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे भाई। और अभी दूसरे हमारे हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि सरकार अपना विपक्ष के लोग जो हैं वो किसी और बातों से अराजकता फैला के चुन के आए। अरे भाई, हम लोग क्या जनता की विवेक बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? अगर जनता ने हमें चुनकर दिया है तो अपनी विवेक बुद्धि से दिया होगा। हाँ। सुधांशु जी, क्या कर लेगा विपक्ष अगर आप काम करते रहेंगे तो? मैं फैक्ट देना चाहता हूं किस प्रकार का झूठ प्रपंच बोलने लगते हैं। दुबे जी की कोई बात रिवाइंड करके देखे, कहते हैं पेट्रोल 20 रुपए का हो जाएगा तो विपक्ष क्या कर लेगा? 20 रुपए का मतलब 25 सेंट का 1 लीटर। दुनिया में 25 सेंट का 1 लीटर दिखा दीजिए, कुछ भी आके बोलेंगे। और मैं बता रहा हूं, तो आप काम करिए ना। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि आप लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाइए, हम क्या बिगाड़ लेंगे? फैक्ट अनकंफर्टेबल आया और शुरू हो गया डिस्टर्बेंस। आप उदाहरण को भी राहुल गांधी जी बोले, बना देंगे। उन्होंने सदन के पटल पर खड़े होकर 2 बड़े झूठ बोले जिसपे उनको नोटिस दिया गया। नंबर 1, उन्होंने कहा कोई एमएसपी नहीं दी जा रही है। अरे एमएसपी 2.5 गुनी बढ़ाई गई। कृषि मंत्री ने खड़े होकर कहा कि आप सदन के पटल पे खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा अग्निवीर को कोई मुआवजा नहीं मिला। रक्षा मंत्री ने कहा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला। मतलब खड़े होकर आप सदन के पटल का झूठ बोलेंगे। और मुझे तो इस बात का आश्चर्य, रूबिका जी, उन्होंने भगवानों की फोटो दिखाई, वो तो ठीक है, अभय मुद्रा बताई, वो तो ठीक है। उन्होंने इस्लाम में अभय मुद्रा बता दी, जहां इस्लाम में कोई चित्र नहीं होता है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, और उलेमा इकराम, उलेमा काउंसिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अब तक तो फतवा जारी हो गया होता, सर तन से जुदा के नारे लग गए होते। मगर इस्लाम में अभय मुद्रा बताने वाला व्यक्ति इतना बड़ा झूठ बोलने वाले के बाद कुछ नहीं। और झूठ क्या है? भगवानों की फोटो दिखा कह रहे हैं भगवान के भक्त हैं। ईश्वर के नाम की शपथ ली है क्या? ना, शपथ ली है सोलेमनी अफर्म, शपथ है सत्यनिष्ठा की, ईश्वर की शपथ नहीं है। और 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ ली थी, 24 में ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके भगवान की फोटो दिखाते हैं। सर, ये है अभी तो शुरुआत है। सुधांशु जी, अनुराग जी, आनंद दुबे जी, रूबिका जी, सर, तहसीन पूनावाला, बिल्कुल शुरुआत है और ये तो एक्सपोज होते चले जाएंगे। आप देखते हैं ना कैसे सरकार सदन चलाने में कितनी कामयाब होती है और विपक्ष उसे रोक पाने में कितना कामयाब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।